आखिर क्या वजह है कि चीन अब मोर की खेती में उतर आया है? कहां जा रहे हैं चीन की फैक्ट्रियों में पनपे दर्जनों मोर? और कैसे सिर्फ मोर पालकर चीन हर साल कमा रहा है करोड़ों रुपए? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की, जिसे हमारे देश में काफी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। हालांकि तेजी से घटते जंगलों की वजह से पूरी दुनिया में मोर कहीं गायब ही हो चुके हैं और भारत के जंगलों में भी मोर दिखना अब काफी दुर्लभ हो गया है। लेकिन चीन ने हजारों की संख्या में पीकॉक्स को अपने बर्ड फार्म्स में छिपा रखा है और इन बेजुबान पक्षियों के व्यापार से उसने हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर में चीन की तरफ से मोर और मोर पंख सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे चीन मालामाल हो रहा है। लेकिन भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चार दीवारी में बंद करके रखने के पीछे क्या चीन का कोई काला मंसूबा है? चीनी फैक्ट्रियों में कैसे की जाती है पीकॉक फार्मिंग? और इन फार्म्स में रहने वाले मोर जब बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है? ये सब जानेंगे इस आंखें खोल देने वाली वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 में दिया गया था। भारतीय मोर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इंडियन पी फावल कहा जाता है, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि इसे मारना, पकड़ना या नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति मोर को नुकसान पहुंचाता है तो उसे जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। यही वजह है कि भारत में मोर फार्मिंग करना कानूनी रूप से बेहद सीमित और नियंत्रित है। दोस्तों, जब भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने की बात आती है तो दुनिया की सोच जहां खत्म होती है, वहां से चीन की सोच शुरू होती है। आज चीन में सांपों की ब्रीडिंग के लिए स्नेक फार्म्स, करोड़ों रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग के लिए वर्म फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, नकली अंडे बनाने की फैक्ट्रियों और न जाने कितने एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, चीन ने 1960 में करीब 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मार दिया था, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में ये चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और हाल ही में चीन अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों को मरने के लिए छोड़ चुका है। अब चीन के जिस सीक्रेट बिजनेस से पर्दा उठा है, उसे जानकर पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। हम बात कर रहे हैं पीकॉक फार्मिंग की। आसान शब्दों में कहें तो मोर पकड़कर उन्हें चार दीवारी में कैद करना, उनसे ब्रीडिंग करवाना और नए मोर पैदा करवाना। लेकिन सवाल यह है कि चीन के किसान पीकॉक फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। सदियों से अपने अद्भुत पंखों के लिए मशहूर मोर जब बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचते हैं तो देखने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। मोर पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि आज तक हजारों फैक्ट्रीज में उनकी रेप्लिका यानी कृत्रिम नकल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। और यही बात पीकॉक फेदर्स को रेयर बनाती है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो इंसान ऑटोमेटिकली उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। पिछले कुछ दशकों में मोर पंख कलेक्ट करना लोगों की ऐसी ख्वाहिश बन गया है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इन पंखों का इस्तेमाल प्रीमियम होम डेकोर में किया जाता है। इसके अलावा मोर पंख को लकी चार्म भी माना जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फंग शुई विद्या के अनुसार कहा जाता है कि मोर पंख घर में रखने से किस्मत चमकती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। वैसे तो मोर प्राकृतिक रूप से अपने पंख झाड़ते हैं और कई बार उनके पंख टूटकर गिर भी जाते हैं, जिन्हें किसान जंगलों से इकट्ठा कर बेचते थे। लेकिन जंगलों के कटने से मोरों की संख्या घटने लगी और मोर पंख मिलना किसी खजाने को ढूंढने जैसा हो गया। हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को नुकसान पहुंचाना या उनके पंख तोड़ना अपराध है, लेकिन चीन इन नियमों की उतनी ही कदर करता है जितनी एक चोर कानून की। इसी वजह से चीन के फार्मर्स ने पीकॉक फार्मिंग शुरू की। पीकॉक फार्मिंग के लिए सबसे पहले एक बड़ा मैदान तैयार किया जाता है, क्योंकि मोर आकार में बड़े होते हैं और उन्हें फ्री मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। हर एक मोर को करीब 100 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। यानी अगर कोई किसान 10 मोर पालता है तो उसे करीब 1000 स्क्वायर फीट क्षेत्र चाहिए।
इसके बाद पूरे मैदान के चारों तरफ 6 से 7 फीट ऊंची फेंस यानी दीवार बनाई जाती है। मोर इतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, इसलिए ये दीवार उन्हें भागने से रोकती है। मोर बहुत नाजुक पक्षी होते हैं। बारिश, तेज गर्मी और सर्दी में उनकी तबीयत जल्दी बिगड़ जाती है, इसलिए फार्मर्स उनके लिए शेल्टर यानी छत भी बनाते हैं। शेल्टर के अंदर लकड़ी, टहनियों और कंक्रीट ब्लॉक्स की मदद से ऊंचे बैठने की जगह बनाई जाती है ताकि मोर सुरक्षित महसूस करें। नीचे वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है और सर्दियों में हीटेड फ्लोर भी इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद किसान मार्च से सितंबर तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही पीकॉक मेटिंग सीजन होता है। मेटिंग सीजन में मेल पीकॉक अपने पंख फैलाकर फीमेल पीकॉक यानी पीहन को आकर्षित करता है। इसी दौरान कई पंख टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें किसान कलेक्ट करके बेच देते हैं। जब फीमेल पीकॉक सहमति देती है तब मेटिंग होती है और कुछ समय बाद वो 3 से 5 अंडे देती है। इन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड करीब 27 से 30 दिन का होता है। अंडे से निकलने वाले बच्चों को पी चिक्स कहा जाता है। ये पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर होते हैं। 3 से 4 साल की उम्र में मेल पीकॉक अपने अद्भुत पंख विकसित करता है। खाने में इन्हें अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली और मेढक दिए जाते हैं। न्यूट्रिशन और विटामिन्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब सवाल आता है कमाई का, लेकिन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि पीकॉक फार्मिंग प्राकृतिक व्यवहार के खिलाफ है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जैसी संस्थाएं कहती हैं कि जंगली पक्षियों को कैप्टिविटी में रखना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। मोर खुले जंगल में कई किलोमीटर तक घूमते हैं, लेकिन फार्म्स में उन्हें सीमित जगह में रखा जाता है, जिससे उनका प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित होता है। पहला तरीका, जिंदगी भर मोर पालकर उनके पंख बेचना। कैप्टिविटी में पीकॉक 40 साल तक भी जीवित रह सकता है और फिर इन पंखों को इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बेच दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल इंटीरियर डिजाइन, फैशन और कई फील्ड्स में होता है। दूसरा तरीका, मोर बेचना। कुछ लोग पीकॉक मीट भी खाते हैं, हालांकि ये बहुत दुर्लभ होता है। चीन लंबे समय से रेयर एनिमल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा कमाता रहा है। सिल्क इंडस्ट्री, स्नेक प्रोडक्ट्स और एक्सोटिक बर्ड ट्रेड पहले से ही उसका बड़ा हिस्सा रहे हैं। अब पीकॉक फार्मिंग भी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। कम लागत में ब्रीडिंग, नियंत्रित उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई, यही चीन की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। आज के समय में पीकॉक फार्मिंग चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल ये है, क्या स्नेक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, वर्म फार्मिंग और पीकॉक फार्मिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आवाज उठानी चाहिए? और क्या किसी भी देश में एनिमल फार्मिंग लीगल होनी चाहिए या बैन? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।